तो देखो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के बारे में बताया था। मैंने एक एक चीज अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के बारे में बता दी थी, लेकिन मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं लिखवाया था, दोनों के बीच का अंतर नहीं लिखवाया था टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो आज के लिए तुम्हें यही हेडिंग डालना है, लिखो अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर। मतलब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो तुम्हें लिखना है टेबल बनाकर। जैसे डिफरेंस के लिए एक टेबल बना लेते हैं ना, इस तरह से देखो, एक टेबल बना लो। एक कॉलम में तो तुम्हें अंतिम वस्तु के लिए लिखना है और एक कॉलम में मध्यवर्ती, यहां पर अंतिम के लिए और यहां पर मध्यवर्ती के लिए। तो लिखो पहले अंतिम के लिए नंबर 1 पॉइंट, वही सारी बातें लिखनी है जितनी भी बातें मैंने पढ़ाई थी, कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि भाई डिफरेंस हुआ तो क्या हुआ, टॉपिक तो वही है ना, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। तो दोनों के बीच में अंतर कई बार एग्जाम में आता है, 3 नंबर में आता है या 4 में आता है, लेकिन कभी भी 6 में नहीं आता, तो हम 6 के लायक करेंगे भी नहीं। लिखो पहला डिफरेंस, मुझे बताओ इसका अंतिम उपभोग कर लिया जाता है ना, इसका क्या कर लिया जाता है, अंतिम उपभोग। फॉर एग्जाम्पल तुमने बाजार से चॉकलेट खरीदी, घर में आके खा ली, बताओ क्या अब कोई उसको खा सकता है, नहीं, तुमने उस चीज का क्या कर लिया, उपभोग कर लिया, अंतिम उपभोग। लेकिन मध्यवर्ती में क्या होता है, तुमने बाजार से कुछ खरीदा, तुमने उससे कुछ नई चीज बनाई, उस चीज को बनाकर तुमने बाजार में बेच दी। ध्यान से सुनो, लकड़ी खरीदी, लकड़ी से फर्नीचर बनाया, फर्नीचर मार्केट के अंदर बेच दिया, तो लकड़ी क्या होगी तुम्हारी, मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, तो यहां पर तो अंतिम उपभोग किया जाता है, लेकिन यहां पर उस चीज से नई चीज बनाई जाती है, उस चीज से नई चीज बनाई जाती है। तो लिखो नंबर 1 पॉइंट में अंतिम के लिए, इनका अंतिम उपभोग के रूप में, उपभोग बोर्ड पे लिखा हुआ है, इनका अंतिम उपभोग के रूप में उपयोग किया जाता है, इनका अंतिम उपभोग के रूप में, अंतिम उपभोग के रूप में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब उधर लिखो, लेकिन वहां पर इनका उपयोग नहीं किया जाता, को किसी दूसरी चीज में बदला जाता है या बेच दिया जाता है ना, या तो किसी दूसरी चीज में बदल कर बेचो या फिर डायरेक्टली बेच दो। फॉर एग्जाम्पल तुमने मार्केट से 10 मोबाइल खरीदे, अब सीधी सी बात है 10 मोबाइल खरीदे तो अपने काम के लिए तो खरीदे नहीं होंगे, बेचने के लिए खरीदे होंगे, क्योंकि 10-10 तो कोई नहीं खरीदता। ठीक है, तो तुमने वो 10 मोबाइल दुकान पर लेकर आए, अपनी दुकान पर लाए और अपनी दुकान पर 10 मोबाइल 5-6 दिन के अंदर बेच दिए, तो वो मोबाइल क्या कहलाएंगे, मध्यवर्ती। लेकिन उन्हीं मोबाइल्स को तुमने घर के लिए काम में ले लिया, 10 के 10 मोबाइल घर के काम में ले लिए, तुम्हारे घर में 10 बंदे थे, 10 को एक एक मोबाइल दे दिया, सब काम कर रहे हैं, अब यूज करते हैं सब, तो वही वस्तु क्या कहलाएगी, अंतिम वस्तु। तो लिखो मध्यवर्ती में, इनका उपयोग अन्य वस्तु को बनाने में होता है, इनका उपयोग अन्य वस्तु को बनाने में होता है, अंतिम वस्तु को बनाने में होता है। तो अंतिम वस्तु को अगर बना, और जिस वस्तु का इस्तेमाल करके बनाते हैं, जैसे कि लकड़ी का इस्तेमाल करके चेयर बनाई, तो लकड़ी क्या हो गई, मध्यवर्ती। प्लास्टिक का इस्तेमाल करके पेन बनाया, तो प्लास्टिक क्या हो गई, मध्यवर्ती। ठीक है, इसी तरह से
अब लिखो नंबर 2, अंतिम वस्तुओं के लिए लिखो। पहले मुझे बताओ, अगर तुम किसी से मार्कर खरीद रहे हो और मार्कर तुमने घर पर लाकर क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, किसी से क्या, दुकान से, है ना, दुकान से खरीदते हैं। तुमने दुकान से क्या खरीदा, मार्कर, और वो मार्कर घर पर लाकर क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, अंतिम वस्तु है ना। लेकिन उस मार्कर को अगर बेच दिया तो मध्यवर्ती वस्तु। इसका मतलब ये हुआ, मध्यवर्ती वस्तु बेचने के लिए होती है और अंतिम वस्तु बेचने के लिए नहीं होती है ना। तो लिखो अंतिम के लिए दूसरा पॉइंट, ये है पुनः बिक्री के लिए। बोर्ड पे लिखा हुआ है पुनः, पुनः का मतलब होता है दोबारा, एक बार खरीद कर दोबारा बेच दिया जाता है। ये है पुनः बिक्री के लिए नहीं होती हैं, अंतिम थोड़ी ना होती है, मध्यवर्ती होती है। ये है पुनः बिक्री के लिए नहीं होती हैं, पुनः बिक्री के लिए नहीं होती हैं, पुनः बिक्री के लिए नहीं होती हैं। ये पुनः बिक्री के लिए नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन मध्यवर्ती, मध्यवर्ती को खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं। तो लिखो मध्यवर्ती के लिए, यह है पुनः बिक्री के लिए होती हैं, यह है पुनः बिक्री के लिए होती हैं, पुनः बिक्री के लिए होती हैं। तो ये वाली वस्तु पुनः बिक्री के लिए होती हैं, लेकिन मध्यवर्ती वाली नहीं होती, ठीक है। तुम्हें एक पॉइंट याद होगा, मैंने अंतिम वस्तु में लिखवाया था, ये उत्पादन सीमा से बाहर होती है। बताओ, ये मार्कर फैक्ट्री से जब निकलता है, दुकान से जब निकलता है, तो बिल्कुल उत्पादित करके निकलता है ना, कुछ भी कमी नहीं होती। तो ये अंतिम वस्तु है उत्पादन सीमा से बाहर, और मध्यवर्ती जो उत्पादन सीमा के अंदर है। मान लो अभी इस पर कलर होना बाकी है, तो ये मध्यवर्ती है ना, अभी इसके अंदर कुछ काम होना बाकी है। अगर कोई वस्तु उत्पादन सीमा के अंदर है तो वो मध्यवर्ती है, ठीक है। तो तीसरा डिफरेंस लिखो, यह उत्पादन सीमा से बाहर होती हैं, यह उत्पादन सीमा से, उत्पादन सीमा से बाहर होती हैं, उत्पादन सीमा से बाहर होती हैं, उत्पादन सीमा से बाहर होती हैं। और मध्यवर्ती में लिखो, यह हमेशा उत्पादन सीमा के अंदर होती हैं, यह हमेशा उत्पादन सीमा के अंदर होती हैं, उत्पादन सीमा के अंदर होती हैं, ठीक है। मध्यवर्ती में लिखवा रहा हूं, उत्पादन सीमा के अंदर होती हैं। अब चौथा डिफरेंस लिखो, फोर्थ डिफरेंस। तुम्हें याद होगा, मैंने बताया था अंतिम वस्तु के मूल्य को, अंतिम वस्तु के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, लेकिन मध्यवर्ती के नहीं। तो लिखो चौथा डिफरेंस, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय अंतिम वस्तु के मूल्य को, अंतिम वस्तुओं के मूल्यों को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है।
मूल्यों को शामिल किया जाता है। अब उधर लिखो मध्यवर्ती में, खुद से बना सकते हो ना तुम। लिखो मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं को या मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों को, एक ही बात है। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला हेडिंग डालो, बोर्ड पे देखना जरा। मुझे बताओ, तुम कोई सी भी चीज खरीदते हो, घर पर जाकर उसको यूज कर लेते हो, है ना? बताओ, घर पे जाके क्या इंतजार करते हो? नहीं, कल से यूज करूंगा, नहीं 2 साल बाद यूज करूंगा, नहीं 2 तारीख से यूज करूंगा, नहीं ना। इस्तेमाल कर लेते हो, जब समय मिलता है तब तुम उसे इस्तेमाल कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, घर पे तुमने एसी लगवाया, घर पे तुमने क्या लगवाया? एसी लगवाया। तो बताओ, इंतजार करोगे? नहीं। अगर गर्मी पड़ रही है तो यूज कर लो। हाँ, गर्मियों को इंतजार करेंगे, लेकिन वो तो कहीं नॉर्मल सिचुएशन है कि गर्मियों का इंतजार करेंगे, सर्दियों में तो चालू करेंगे नहीं। लेकिन नॉर्मली सोचो, कोई वेट तो नहीं करते ना, यूज कर लेते हैं। तो देखो, जब कोई व्यक्ति किसी चीज को खरीदता है और उस चीज का क्या करता है? उपयोग करता है। जब वो किसी चीज को खरीदता है और उसका उपयोग करता है, तो उसका ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? उपभोग। कुछ बच्चों को लगता है कि उपयोग करना और उपभोग करना एक ही बात है। ध्यान से सुनो, पहले तो मैं सिंपल बात बताता हूं। उपयोग एक हिंदी का शब्द है, हिंदी में इस्तेमाल होने वाला, और उपभोग एक इकोनॉमिक शब्द है जो इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होता है तो खैर ये दोनों के दोनों हिंदी के वर्ड है, तो ये दोनों के दोनों हिंदी के शब्द, लेकिन एक लैंग्वेज होती है ना। इकोनॉमिक्स के अंदर तुम उपयोग मत बोलो, इकोनॉमिक्स के अंदर तुम क्या बोलोगे? उपभोग। टेक्निकली देखें तो उपभोग का मतलब यही होता है, किसी चीज का उपयोग करना। उपयोग तो सिर्फ एक सिंगल शब्द है, उपयोग, लेकिन उपभोग के अंदर बहुत सारी बातें आ जाती है। उपभोग का मतलब है, ध्यान से सुनो अब, उपयोग का मतलब है, पहले मैं तुम्हें उपयोग बताता हूं, तुम्हें तो उपयोग भी नहीं मालूम होगा, हो सकता है कुछ बच्चों को मालूम हो। उपयोग का मतलब है, एक एग्जांपल देता हूं, बाजार से मारकर खरीदा, इस्तेमाल कर लिया, बस हो गई बात खत्म, उपयोग कर लिया। बाजार से मारकर खरीदा, उसका इस्तेमाल कर लिया, उपयोग कर लिया। लेकिन उपभोग, बाजार से एक निश्चित कीमत पर मारकर खरीदा, ध्यान से सुनो, निश्चित कीमत पर, एक प्राइस पर तुमने मारकर खरीदा, घर पर उसका उपयोग करा, उपयोग करने के बाद तुम्हें संतुष्टि मिली, सेटिस्फैक्शन मिला, ये कहलाएगा उपभोग। समझ रहे हो ना? उपभोग एक डायनामिक कंसेप्ट है, बड़े लेवल का कंसेप्ट है, लेकिन उपयोग एक छोटे लेवल की बात है, एक छोटा कंसेप्ट है। उपयोग का मतलब सिर्फ उपयोग करना, लेकिन उपभोग का मतलब एक कीमत पर किसी चीज को खरीदना, उसका उपयोग करना और संतुष्टि प्राप्त करना, ये कहलाता है उपभोग करना। उपयोग एक छोटी बात है और उपभोग एक बड़ी बात है। उपभोग के अंदर कई सारी चीजें आती हैं, लेकिन उपयोग में सिर्फ एक ही चीज आती है, उपयोग करना, बस। तो हमें उपयोग की बातें नहीं करनी, अब बात करनी है उपभोग की। मुझे बताओ, 15 रुपए का मार्कर खरीदा, कितने रुपए का मार्कर खरीदा? 15 रुपए का। खर्चा कितना हो गया? 15 रुपए का। ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट, सरकार स्कूल बनवाती है बच्चों के लिए, हालांकि बच्चे पढ़ते नहीं है, क्या करें, तुम्हारी तरह नालायक जो है। हॉस्पिटल बनवाती है लोगों के इलाज के लिए, सड़कें बनवाती हैं, अच्छे स्कूल, अच्छे शहर, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, बसों की सुविधा, टेलीफोन की सुविधा, हर एक चीज की सुविधा देती है। तो क्या गवर्नमेंट भी खर्च नहीं करती?
गवर्नमेंट भी खर्च करती है, खर्च हम भी करते हैं, खर्च सरकार करती है। हर व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करती है, खर्चा करती है। मुझे बताओ, मंदिर के अंदर अगर एक पुजारी बैठा हुआ है तो वो भी पूजा पर खर्च करता है ना, पूजा करने के लिए उसे घी चाहिए, बर्तन चाहिए, वो दीवे वगैरह चाहिए, घंटी चाहिए बजाने के लिए, है ना, तो बहुत सारी चीजें चाहिए, खुद कपड़े पहनने के लिए चाहिए, मूर्तियों को कपड़े पहनाने के लिए चाहिए, है ना, तो खर्चा सब करते हैं। ध्यान रखना, किसी भी चीज पर खर्चा करते हैं हम उस चीज को इस्तेमाल करने के लिए, और इस्तेमाल करना मतलब उपभोग। तो हेडिंग डालो उपभोग व्यय। तुम कहोगे ये क्या किया, व्यय, बोर्ड पे देखो व्यय, इसको पढ़ते हैं व्यय, ब्रैकेट में लिख लेना सिंपल भाषा में खर्च, उपभोग पर किया गया खर्च, और ब्रैकेट में लिखो इसके घटक। कई बार 3 नंबर में इसके घटक एक्सप्लेन करने को आए। अब तुम कहोगे ये क्या वर्ड है घटक, घटक को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंपोनेंट्स। सिंपल भाषा में समझो तो भाग। ये जितने भी शब्द मैंने बोर्ड पर लिखवाए सारे लिख लो, बोर्ड पे देखो। तुम्हारी सुविधा के लिए बढ़िया रहेगा कि तुम इंग्लिश का भी शब्द लिखो, सिंपल हिंदी का भी शब्द लिखो, इकोनॉमिक्स का भी शब्द लिखो। देखो बोर्ड पे, उपभोग खर्च, उपभोग व्यय, इसके घटक मतलब इसके भाग। मुझे बताओ, उपभोग पर किया गया खर्च सिर्फ परिवार करता है, नहीं। सिर्फ सरकार करती है, नहीं। सिर्फ पुजारी करता है, नहीं। हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से खर्च करता है ना, लेकिन फिर भी 3 तरह का खर्च हमें पढ़ना है। उपभोग पर करने वाले खर्च 3 तरह के लोग करते हैं। उपभोग पर अगर कोई खर्च कर रहा है तो 3 तरह के लोग इस खर्च को करते हैं, और वो 3 तरह के लोग कौन कौन है वो मैं लिखाऊंगा। पहले नंबर 1 में लिखो कि उपभोग व्यय का मतलब क्या है। नंबर 1 में लिखो ये पॉइंट, उपभोग व्यय का मतलब क्या है। तुम्हें मालूम ही है, हर व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चीजों को खरीदता है और संतुष्टि प्राप्त करता है। तुम यहाँ पर आए हो, तुमने मेरी सर्विस को खरीदा और संतुष्टि प्राप्त कर रहे हो। तुमने मार्केट से एक रजिस्टर खरीदा, उस रजिस्टर पर लिख रहे हो, लिखकर तुम्हें सही लग रहा है। तुमने पेन खरीदा, पेन से तुम लिख रहे हो, तुम उसका क्या कर रहे हो, उपभोग कर रहे हो। मान लो तुम्हें प्यास लगती है और बाजार से तुम एक बोतल पानी की खरीदते हो, तो तुम उस पानी का क्या कर रहे हो, उपभोग कर रहे हो। समझ रहे हो ना, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से चीजों को खरीद कर उसका उपयोग करता है, उसका ये करना उपभोग कहलाता है। और तब तक वो उपभोग नहीं कर सकता जब तक वो कुछ खर्च ना करे। कभी ऐसा होगा कि तुम्हें फ्री में क्लासेस मिल जाए, कभी ऐसा होगा कि तुम्हें फ्री में पानी की बोतल मिल जाए, कभी ऐसा होगा तुम्हें फ्री में बिजली मिल जाए, फ्री में पेन मिल जाए, नहीं। वो बात अलग है कि तुम्हें पा जाए कहीं पे या किसी का तुम चोरी कर लो, है ना, वो तो तुम्हारे अपने गुण है। तो लिखो नंबर 1 में पहले उपभोग व्यय का मतलब क्या है, ठीक है। लिखो जब कोई व्यक्ति किसी चीज को खरीद कर जब कोई व्यक्ति किसी चीज को खरीदकर उसका उपयोग करता है और संतुष्टि प्राप्त करता है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को खरीदकर उपयोग करता है, संतुष्टि प्राप्त करता है, ये उपभोग कहलाता है। यह उपभोग कहलाता है। यह उपभोग कहलाता है। क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। यह उपभोग कहलाता है। और इस पर किया गया खर्च, खर्च मतलब व्यय, ठीक है, एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इस पर किया गया खर्च उपभोग व्यय कहलाता है। क्योंकि भाई मार्कर खरीदा है,
तो फ्री में तो मिलेगा नहीं। पानी की बोतल खरीदिए, कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा। क्लासेस चाहिए, कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा। किसी भी चीज का उपयोग करने के लिए तुम्हें खर्च करना ही पड़ेगा। इस पर किया गया खर्च उपभोग व्यय कहलाता है। इस पर किया गया खर्च क्या कहलाता है? उपभोग व्यय कहलाता है। अब इसी में लिखो, इसी लाइन में, उपभोग व्यय करने वाले कई लोग हो सकते हैं। उपभोग व्यय करने वाले कई लोग हो सकते हैं। उपभोग व्यय करने वाले कई लोग हो सकते हैं। कई लोग हो सकते हैं, लिखो जैसे। अब वो कौन कौन से लोग हैं जो उपभोग व्यय करते हैं? कई लोग हो सकते हैं जैसे, हाँ जैसे के बाद लिखना, लिखो ए पॉइंट करके लिखो। सबसे पहले परिवार। परिवार में हर एक आम इंसान आ जाता है जो अपने घर पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीदता है चीजों को, ठीक है। परिवार में हर एक व्यक्ति आ जाता है, हर एक व्यक्ति, ठीक है। लिखो परिवार में। अब परिवार अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, परिवार अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, क्या करने के लिए? संतुष्ट, है ना। मतलब उसको सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है चीजों को खरीदे जा रहा है, इस्तेमाल किए जा रहा है, लेकिन सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा, कोई फायदा नहीं है। परिवार अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। तो बताओ, खर्च है ना, बिना खर्च करे तो उन्हें ये वस्तुएं सेवाएं मिलेंगी नहीं, खर्च करना ही पड़ेगा। वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। क्या करते हैं भाई? खरीदते हैं। अब लिखो बी पॉइंट। बताओ, सिर्फ परिवार खर्च करता है या सरकार भी खर्च करती है? सरकार भी खर्च करती है। अब ये भी मैंने बताया था ना, सड़कें बनवाने के लिए चीजों को खरीदना, स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए किताबें भिजवाना, बच्चों के लिए खाना भिजवाना, स्कूल ड्रेस भिजवाना। तुम सोच रहे होंगे सरकार इतना कुछ तो देती नहीं है। पहले होता था किताबें दी जाती थी, अब तो सिर्फ खाना रह गया, खाना ही दिया जाता है बस। तो लिखो नंबर बी में, सरकार। तो सरकार भी खर्च करती है उपभोग पर। जरूरी नहीं है सिर्फ परिवार खर्च करे, सरकार भी खर्च करती है, उसकी भी अपनी जरूरतें हैं। तुमने देखा होगा सरकार आत्मरक्षा के लिए यंत्र भी बनवाती है ना, तोप वगैरह बनवाना, बंदूकें बनवाना, ठीक है। ये उसका खर्चा है भाई। सरकार का सरकार के हिसाब से खर्चा है, परिवार का परिवार के हिसाब से खर्चा है। क्या परिवार बंदूक वगैरह बनवाता है? क्या परिवार घर के अंदर बम वगैरह बनवाता है? नहीं, ये काम सरकार के हैं, सरकार करती है। जो काम परिवार के हैं वो परिवार करता है, ठीक है। जो खर्चे परिवार के हैं वो परिवार करेगा। अब लिखो सरकार में, सरकार भी उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदती है। सरकार भी उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदती है, जैसे सुरक्षा बलों के लिए, जैसे सुरक्षा बलों के लिए, सुरक्षा बल, है ना। लिख देता हूं मैं बोर्ड पे, अगर लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है, देख लेना। सुरक्षा बलों के लिए, है ना, सेल्फ डिफेंस, खुद के
डिफेंस के लिए देश को तैयार रहना चाहिए ना हमेशा, कभी भी कोई हमला बोल दे कभी। सरकार भी उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदती है, जैसे सुरक्षा बलों के लिए तथा सरकारी स्कूलों में भोजन भेजने के लिए, सरकारी स्कूलों में भोजन भेजने के लिए आदि, सरकारी स्कूलों में भोजन भेजने के लिए आदि। तो देखो इस तरह के खर्चे सरकार करती रहती है, और सरकार और भी खर्चे करती है ना, सारे थोड़ी ना लिखते रहेंगे, और भी चीजें हमें पढ़नी है, सिर्फ यही थोड़ी ना पढ़ना है। अब लिखो सी, एनजीओ के बारे में सुना होगा। एनजीओ ये सरकारी नहीं होती हैं, ये गैर सरकारी होती हैं, इनका नाम ही यही होता है। देखो अभी मैं लिखाऊंगा, एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तुमने देखा होगा कुछ समितियां ऐसी होती हैं जो सरकारी नहीं होती, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सरकारी नहीं होती, ये भी खर्चा करती हैं। तो तीसरा लिखो, गैर लाभ, गैर लाभ निजी, गैर लाभ निजी संस्थाएं, गैर लाभ निजी संस्थाएं। इसका एक बढ़िया एग्जांपल दूं, एनजीओ। तुमने देखा होगा आजकल काफी लोग एनजीओ चलाते हैं, वुमेन्स के लिए ज्यादातर ये काम होता है एनजीओ का। एनजीओ का मतलब यही होता है, इसकी फुल फॉर्म देखो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिस पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, जिस पर गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो लिखो गैर लाभ निजी संस्थाएं में लिखो, जैसे सबसे पहले यही लिखना है, लिखो जैसे एनजीओ, ब्रैकेट में एनजीओ के लिए लिख लेना, इंग्लिश में मत लिखना, हिंदी में लिखना, गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन। तो बताओ ये लोग भी तो खर्चा करते हैं, एनजीओ वगैरह की भी तो अपनी जरूरतें होती हैं पूरा करने के लिए, उनका भी खर्चा है ना, उनको भी खाने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, जहां पर उन्होंने एनजीओ खोल रखा है जगह चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सामान चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। देखो जैसे एनजीओ गैर सरकारी संगठन, ब्रैकेट में लिख लेना गैर सरकारी संगठन। हाँ ब्रैकेट के बाद कॉमा लगा के लिखो मंदिर, मैंने बताया था मंदिरों की भी अपनी जरूरतें होती हैं। तो बताओ क्या ये सरकारी काम है मंदिर वगैरह? तभी तो मैं लिखवा रहा हूं गैर लाभ निजी संस्थाएं। तो लिखो मंदिर कॉमा मस्जिद, गुरुद्वारे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आदि, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आदि। ये सभी संस्थाएं उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदती हैं, है ना, इनकी भी अपनी जरूरतें। तुमने देखा हो गुरुद्वारों में तो भंडारा भी चलता है, एक दो बार खाया भी होगा तुम लोगों ने, है ना, तो उनकी भी जरूरतें होती हैं अपनी। ये सभी संस्थाएं उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदती हैं, ये सभी संस्थाएं उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदती हैं। अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि कुल उपभोग व्यय बताओ, कुल उपभोग व्यय, टोटल खर्चा, तो देखो टोटल खर्चे में कौन कौन सा आएगा, परिवार द्वारा किया गया व्यय, सरकार द्वारा किया गया व्यय, गैर लाभ निजी संस्थाओं द्वारा किया गया व्यय। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाओगे मेरे साथ? अब एक फॉर्मूला बनाना है, एक लाइन छोड़कर लिखना। अब लिखो समग्र उपभोग व्यय का फॉर्मूला इक्वल टू लगा के लिखना। देखो समग्र उपभोग व्यय का फॉर्मूला क्या होता है, समग्र का मतलब बता देता हूं, तुम सोचोगे ये क्या शब्द लिखवा दिया समग्र।
समग्र का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। अब तुम्हें टोटल उपभोग व्यय निकालना है। बताओ टोटल में कौन कौन से खर्चे आएंगे? परिवार द्वारा किया गया खर्चा प्लस सरकार द्वारा किया गया खर्चा प्लस, है ना, गैर लाभ निजी संस्थाओं द्वारा किया गया खर्चा ना। मैं सारा नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। बोर्ड पे देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। समग्र उपभोग व्यय के आगे इक्वल टू लगाओ और फिर लिखना। मैं लिख रहा हूं सिर्फ परिवार द्वारा, क्योंकि मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा, स्पेस कम है। तुम्हें क्या लिखना है बोर्ड पे देखो, तुम्हें लिखना है परिवार द्वारा उपभोग व्यय प्लस, फिर मैं लिख रहा हूं सरकार द्वारा। तुम्हें क्या लिखना है? सरकार द्वारा उपभोग व्यय प्लस, फिर मैं क्या लिखूंगा? तीसरी चीज। देखो तीसरी चीज तो मैं लिख ही नहीं रहा, तीसरी चीज तो खूब बड़ी है, तुम्हें जरूर लिखनी है। तुम देखो बोर्ड पे, तुम्हें क्या लिखना है? परिवार द्वारा उपभोग व्यय, सरकार द्वारा उपभोग व्यय, और तीसरे में लिखना है गैर लाभ निजी संस्थाओं द्वारा उपभोग व्यय। यानी कि अगर तुम्हें कुल उपभोग व्यय ज्ञात करना है तो तुम्हें इन तीनों उपभोग व्यय को क्या करना है? जोड़ना है। जब मैं न्यूमेरिकल वगैरह कराऊंगा तो इन चीजों का ध्यान रखना है, जो जो मैं फॉर्मूले बीच बीच में लिखवाऊंगा, ठीक है। इसलिए तो मैं पहले थ्योरी चलाता हूं ताकि थोड़ा सा बेस बन जाए। परिवार द्वारा, सरकार द्वारा, गैर लाभ निजी संस्थाओं द्वारा, ठीक है। तो तीनों को जोड़कर समग्र उपभोग व्यय निकल आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।